नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खड़गपुर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी और अमित शाह की राजनीति को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिलीप घोष ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार की आलोचना की। साथ ही उन्होंने अमित शाह के बयानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों का मजबूत बताया और इसके साथ ही ये कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव भी दिलीप घोष के लिए या पूरे देश के लिए चिंता है। और आगे उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल सही है। मंत्री को सिक्योरिटी नहीं देते हैं, बंगाल में किसी ऑफिसर को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ का सिक्योरिटी लेके सेंट्रल ऑफिसर को घूमना पड़ता है। यहाँ महिला कमीशन के चेयरमैन आती है, उसको मिसगाइड किया जाता है। एससी एसटी कमीशन के लोग आते हैं यहाँ, उनको बाधा डाला जाता है। मैं हिमा दीदी को बोलता हूँ कि आइए दीदी, आप बंगाल नया बनेगा, आपके नेतृत्व चाहिए, आप आएंगे तो यहाँ के लोगों को हिम्मत मिलेगा और आपको ससम्मान हम यहाँ प्रचार में ले जाएंगे। किसी को हिम्मत नहीं होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता आपको पूरा प्रोटेक्शन और सम्मान देंगे। মমতা সফরের আগের দিন গুলি চলল মালদহে, বুকের বাঁ দিকে বুলেটের ক্ষত নিয়ে চিকিৎসাধীন মালদহ। पूरा गांव में यहाँ गोली बंदूक चलता है, साल भर चलता है। हम चुनाव कमीशन को निवेदन करेंगे कि इनको पहले उठाइए, इतने दागी है यहाँ, नहीं तो चुनाव में बड़ा गड़बड़ी होगा। ये टीएमसी का पालतू लोग हैं, इनके द्वारा वोट लूट करते हैं, चुनाव को प्रभावित करते हैं। इनको अंदर नहीं करने से गांव में बूथ में लोगों को डराएंगे। बिल्कुल सही है, मंत्री को सिक्योरिटी नहीं देते हैं बंगाल में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही देश को महंगाई का झटका लगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बढ़ोतरी की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष के पहले दिन ही देश को महंगाई का झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 अप्रैल से अपने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 195 रुपए 5 पैसे की बड़ी बढ़ोतरी की है। कमर्शियल गैस पर 2026 में कितने दाम बढ़े हैं, समझिए। बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1 मार्च को 1768.5 रुपए थे, जो 7 मार्च को 115 रुपए बढ़कर 1883 रुपए कर दिए गए थे। इसके बाद अब 1 अप्रैल को 195.5 रुपए बढ़कर 2078.5 रुपए कर दिए गए हैं। यानी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 310 की कुल बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं अन्य शहरों की बात की जाए तो चेन्नई में 203 रुपए, कोलकाता में 218 रुपए और मुंबई में 196 रुपए तक की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा कॉमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि होने पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार आम जनता पर महंगाई की मार कर रही है। और ये पहली बार नहीं बढ़ा है, 1 साल के अंदर 5 बार बढ़ा है। अभी 3 ही महीने बीते, 9 महीने लाइसेंस दे दिया है। मैं कहना चाहता हूँ इससे कौन प्रभावित होगा मालूम है? ठेले भी लगाने वाले, जो सिलेंडर लगा के बेच लेते थे, जो दैनिक रोज खाने कमाने वाले थे, जो वहां खा लेते थे। सिर्फ 5 स्टार होटलों में नहीं फर्क पड़ेगा इसका। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने 1 जनवरी को 111 रुपए बढ़ाया, फिर आपने 1 फरवरी को 50 रुपए बढ़ाया, फिर 1 मार्च को 31 रुपए बढ़ाया, 7 मार्च को 115 रुपए बढ़ाया और 1 अप्रैल 218। 3 महीने में 5 बार बढ़ा के आपने तो पूरी तरीके से लूटने की छूट दे दी है। कब तक बर्दाश्त करे जनता? देखिए, कॉमर्शियल सिलेंडर हो या प्रीमियम पेट्रोल हो या घरेलू सिलेंडर हो, सभी गैस के दाम यदि बढ़ते हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं, तो घरेलू गैस के दाम बढ़ेंगे तो सीधा प्रभाव पड़ेगा, कमर्शियल बनेंगे तो अपरोक्ष रूप से
महंगाई पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने कॉमर्शियल गैस पर दाम बढ़ने की वजह मिडिल ईस्ट जंग बताया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार भरसक प्रयास करती है कि जो प्राइसेस हैं वो कीमतें नहीं बढ़ाएं। बहुत विपरीत सिचुएशन चल रहा है और कांग्रेस की सरकार ने उस समय फ्री इकॉनमी के तहत जो तेल कंपनियां थी, उनको गैस कंपनियां थी, उनको अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस के अनुसार जो है वो रेट तय करने की छूट दी थी। उसी के कारण ये संभवतः कमर्शियल गैसेस के जो है प्राइसेस बढ़े हैं। फिर भी हमने कोशिश की कि डोमेस्टिक एलपीजी पे कोई विशेष वृद्धि नहीं हो या यथास्थिति रहे। यह सवाल ऐसे दौर में है जब पश्चिम एशिया में तनाव है और तनाव के चलते तेल कंपनियों से जो रेगुलेट होना चाहिए उसमें तो परेशानी है। इस परेशानी को देश के पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब, चूँकि हम तेल उत्पादक देश तो है नहीं, जब इसका कीमत बढ़ेगा तो उसका असर तो का सामना करने को हमारी सरकार तैयार है। बता दें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट संचालक खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ है कि होटल या बाहर खाना महंगा हो सकता है। वहीं झारखंड के रांची में होटल संचालकों ने बताया कि गैस के दाम बढ़ने से काला बाजारी शुरू हो गई है। होटल व्यापारी गैस सिलेंडर की जगह कोयला जलाने पर मजबूर है। गवर्नमेंट तो 200 रुपये बढ़ाया, लेकिन 200 रुपये बढ़ा के भी हमको कब मिलेगा इसका इंतजार करना है। अगर कमर्शियल मिलता 200 बढ़ा के भी 400 रुपये गवर्नमेंट बढ़ाती और मिलता तो आज हम लोग कोयला नहीं जलाती, जिसमें इतना परेशानी है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि मेरे पास फुल स्टॉक है, पब्लिक पास पहुंच नहीं रहा है। जिसका देन है कि यार डोमेस्टिक सिलेंडर भी 2500 और 3000 बिक रहा है। घर में खाना जिसके पास घट रहा है वो भी लेके जा रहा है 2500 रुपये में घर में खाना बनाने के वास्ते। गवर्नमेंट दावा बड़ा बड़ा कर रहा है, लेकिन पब्लिक धरातल में कुछ नहीं है। 200 रुपया तो वो सरकार बढ़ाई है, लेकिन फिर भी 200 रुपये बढ़ाने के बावजूद भी हम लोग को गैस सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। और मार्केट में आ रहा है सिलेंडर तो काला बाजारी हो जा रहा है। वो सिलेंडर 14 किलो वाला 2000, 2500, 3000 में मिल रहा है। हम लोग लास्ट उपाय वही एक कोयला का चूल्हा बनाए हुए हैं, उसी में काम कर रहे हैं। परेशानी तो सर बहुत दाम बढ़ने से कोई मतलब नहीं रखता है। दाम बढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिल कहाँ रहा है? मिलना चाहिए ना। दाम बढ़ने से क्या मतलब है? मिलना चाहिए। मान लीजिए सिलेंडर रखेंगे, आ गया, पकड़ेगा, कहाँ से लाया? मिलेगा तो 1 महीना हो गया, 1 महीना पार हो रहा है कि नहीं मिला। हम लोग कोयला में काम कर रहे हैं, होटल चला रहे हैं। हालांकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू एलपीजी के दामों में 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद से दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपए है। दरअसल ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा संकट बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने से गैस और कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान की आडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में अपने पिता के बचाव में भाषण दिया है। कासिम के इस भाषण से पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। दरअसल कासिम ने बीते बुधवार को अपने संबोधन के दौरान अपील की कि यूएन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर उनके पिता इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा करने के लिए दबाव डाले गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान की आडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में अपने पिता के बचाव में भाषण दिया है। कासिम के इस भाषण ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। दरअसल कासिम ने बीते बुधवार को अपने संबोधन के दौरान अपील की कि यूएन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर उनके पिता इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा करने के लिए दबाव डाले। कासिम ने कहा कि हम UNHRC से अनुरोध करते हैं कि वो पाकिस्तान से PTI चीफ इमरान खान के खिलाफ उत्पीड़न को खत्म करने और उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने के लिए दबाव डाले।
और पाकिस्तान सरकार को संयुक्त राष्ट्र वर्किंग ग्रुप की राय का पालन करते हुए इमरान खान को रिहा करना चाहिए। बता दें कि इमरान खान की रिहाई को लेकर पाक में सालों से प्रदर्शन और मांगे उठ रही हैं। यहां तक कि भारत के पूर्व कप्तानों समेत कई देशों के कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से मांग की थी कि इमरान खान को सही उपचार मिले और उन्हें रिहा किया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में खराब सेहत और हिरासत की स्थितियों पर चिंता जताते हुए उनके समर्थन में पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दिग्गजों ने भागीदारी की है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी कप्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। बता दें कि इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इमरान खान पर क्या क्या आरोप हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर कई तरह के आपराधिक और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 में बनाए गए एक ट्रस्ट के जरिए उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपए की जमीन रिश्वत में ली थी। इमरान खान का ये मामला पाकिस्तान की राजनीति के लिए बड़ा विवाद बना। इमरान खान पर ये आरोप भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जो सरकारी गिफ्ट मिले थे उन्हें उन्होंने 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर बेच दिया। दर्ज मामलों के अनुसार ये गिफ्ट सरकारी संपत्ति थे जिन्हें बेचना कानून के खिलाफ था। इसके अलावा मई 2023 में गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़काने का भी आरोप खान पर लगाया गया था। बता दें कि इमरान खान की सेहत और जेल में उनके साथ बर्ताव को लेकर भी काफी चर्चा है। इमरान का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके साथ जेल में क्रूरता की जा रही है। बता दें कि इमरान को आडियाला जेल की डेथ सेल में रखा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर जेल का डेथ सेल क्या होता है और इसमें कैदियों को किस तरह से रखा जाता है। दरअसल डेथ सेल किसी भी जेल की काल कोठरी होती है जहां कैदियों को सख्ती से रखा जाता है। आमतौर पर ऐसे सेल में धूप तक नहीं आती और कुछ भी सुविधाएं नहीं होती। बता दें कि यहाँ कैदियों को पूरी तरह से आइसोलेट रखा जाता है, यानी उन्हें किसी से बात नहीं करने दी जाती और वो कई महीनों या सालों तक किसी से मिल भी नहीं पाते हैं। इसी अकेलेपन के चलते कई कैदियों की दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। आमतौर पर फांसी की सजा का इंतजार कर रहे कैदियों को ऐसी सेल में रखा जाता है। यूएन में कासिम के बयान की पाक मंत्रियों ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कासिम पर आरोप लगाया है कि कासिम और उनके सहयोगियों का मकसद पाकिस्तान के जीएसपी प्लस दर्जे को खत्म करना है। ये पाकिस्तान के विरोधी समूह यूरोपियन यूनियन में इजरायली लॉबी और बीएलए से संबंधित लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में एक खास कार्यक्रम के दौरान विष्णुदेव साय ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए आभार भी जताया। उन्होंने कहा रायगढ़ का यह कार्यक्रम उनके दिल के बेहद करीब है और यहां आकर हमेशा विशेष अनुभव होता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर राज्य की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और विकास की कामना की। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अप्रैल है, उत्कल दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और उत्कल समाज को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज रायगढ़ जो हमारा परिवार है, जहां के लोगों ने आशीर्वाद देकर 20 साल तक हमको सांसद बनाया, वहां आज समाज की तरफ से आमंत्रण मिला था और हम लोग शामिल हुए समारोह में। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और आज जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर में जाके पूजा अर्चना भी की है और उनसे पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो, ऐसा उनसे प्रार्थना की। जी बिल्कुल, इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे जवानों के अदम्य साहस को
उनको भी नमन करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि सबने मिलकर सबके आशीर्वाद से आज नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ा कलंक था हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में, बस्तर के लोग 40 साल से भी ज्यादा समय तक विकास से अछूता थे, आज वो नक्सल मुक्त हो रहा है, वहां भी विकास पहुंचेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव के कूड़े के ढेर में लाखों रुपए की होम्योपैथी दवाओं की शीशियां मिली हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, वितरण में लापरवाही के कारण ये दवाइयां आउटडेटेड हो गई थी और लाखों रुपए की कीमत की दवाइयां कचड़े में फेंकनी पड़ी। इस घटना ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता में नाराजगी फैला दी है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दवाएं कचड़े में कैसे पहुंची और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने स्वास्थ्य और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दों को भी उजागर कर दिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत में लगभग 200 जिले नक्सली प्रभाव में थे। उन्होंने बताया कि ये प्रभाव पशुपति से तिरुपति तक फैले 5 प्रमुख गलियारों में थे, जिसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल थे। सांसद ने कहा कि उस समय सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए और कई जवानों ने अपनी जान भी कुर्बानी कर दी। उनकी शहादत के बावजूद कई लोगों की जान चली गई, जिससे सुरक्षा की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की सक्रिय नीतियों और सुरक्षा बलों की मेहनत से नक्सली प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हाँ, इसमें कहाँ दूर है। जब 2014 के पहले देश की परिस्थिति ऐसी थी कि 200 जिला तो सीधा गिरफ्त में थे, 5 रेड कॉरिडोर था, पशुपति से तिरुपति तक बहुत लंबी कॉरिडोर थी और झारखंड उसमें, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, प्रतिदिन कुछ न कुछ पैरामिलिट्री फोर्स अपनी कुर्बानियां देते थे, लोग मारे जाते थे। आज जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं ये कह सकता हूं और ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि केवल 2 जिले 3 जिले ही सिमटकर बच गए हैं, बाकी या तो मारे चले गए या तो सरेंडर किए पुनर्स्थापित नीति के तहत, या अपना हथियार छोड़कर भाग गए। तो उग्रवाद लगभग, मैं ये कह सकता हूं, आदरणीय गृह मंत्री के जो वक्तव्य दिया सही दिया। जैसे झारखंड में हम भुक्तभोगी हैं उसके, हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय काल से ही 90% समाप्त हो गया था केंद्र सरकार के नेतृत्व में। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बहराइच से है, जहां नगर पालिका द्वारा सड़कों के सुधार का अभियान तेज कर दिया गया है। देर रात गुदरी चौराहे से ट्रांसफार्मर चौराहे तक सड़क पेंटिंग का कार्य तेजी से कराया गया। रात में काम होने से यातायात और स्थानीय व्यापार प्रभावित नहीं हुआ। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि श्याम टेकरीवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस पहल से सड़कों की स्थिति में सुधार के साथ साथ यातायात व्यवस्था और शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने इस अभियान की सराहना की है। शहर में सभी प्रमुख सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आज ये गुडरी चौराहे से लेकर काजीपुर तक ये रोड भी काफी खराब थी। आज इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। संभवतः कल तक ये रोड पूरी तरह से बन जाएगी और जनता की आवागमन की सुविधा में उनको फायदा होगा। और ये रात को तो इसलिए होता है क्योंकि दिन में पब्लिक रहती है और क्योंकि ये मशीनों से बनती हैं सड़कें, तो इसलिए दिन में काम नहीं हो सकता, इसलिए रात को सड़कें बनती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिला पूर्ति अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईंधन का उठान न करने पर 3 पेट्रोल पंपों के अनुबंध निलंबित कर दिए हैं। बताया गया है कि संबंधित पेट्रोल पंपों द्वारा 2 सप्ताह से अधिक तक ईंधन नहीं उठाया गया, जो कि 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। साथ ही कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद जवाब न मिलने पर विभाग ने नाराजगी भी जताई है। कार्रवाई के तहत इटावा के 2 और डुमरियागंज के 1 पेट्रोल पंप का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी की है।
तो सिद्धार्थ नगर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां 2 पेट्रोल पंप के अनुबंध को निलंबित कर दिया गया है। कई बार नोटिस दिए गए थे, बावजूद उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। तो अनुबंध निलंबित जो है 2 पेट्रोल पंप के कर दिए गए हैं। सिद्धार्थ नगर का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, 3 पेट्रोल पंप के अनुबंध को निलंबित किया गया है। नोटिस का जवाब न देने पर सख्ती की गई है। तो ईंधन न उठाने पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। सिद्धार्थ नगर का ये पूरा मामला है, जहां 3 पेट्रोल पंपों का अनुबंध जो है वो निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, कई बार इन पेट्रोल पंप को आदेश दिए गए थे, कई बार इन्हें नोटिस जारी किया गया था, बावजूद उसके उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासन ने यह एक्शन लिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलिया के सहतवार थाने की पुलिस ने बिजली के तार चोरी मामले में 7 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 2 आरोपी टिंकू और शमीम के पैर में गोली लगी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ल ने बताया कि देर रात अकबरपुर में सहवतवार और बासीडीह पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। 2 4 पहिया वाहन उनकी तरफ आते दिखे। रुकने के इशारे के बावजूद वाहन पीछे जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई और पूछताछ में पता चला कि टिंकू और शमीम सहित आरोपियों ने बिजली के तार और ट्रांसफार्मर चोरी किए थे। घायल आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस टीम को एसपी द्वारा 25,000 का इनाम भी मिला है। 2 अप्रैल 2026 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना सहतवार और थाना प्रभारी बांसडीह के द्वारा ग्राम अकबरपुर में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान 2 वाहन साहतपार रोड से आने दिखाई पड़े। पुलिस के द्वारा उनको चेकिंग हेतु रोकने का इशारा किया गया। दोनों गाड़ियों में सवार लोगों ने गाड़ी न रोक करके पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा घिरे बदमाशों पर आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई के क्रम में 2 बदमाश घायल हुए। साथ ही साथ 5 जो भाग रहे थे उनको पुलिस ने घेर कर पकड़ा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।